दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। दोस्तों आपके बीच में आज़ाद हिंद न्यूज़ के लिए मेरी अपनी ब्लॉग साइट azadmanoj.com भी शुरू हो चुकी है। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो उस साइट पर मेरे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आज की खबर हम शुरुआत करेंगे कि 3 खबरें मुद्दा रहेंगी। पहली खबर है कि भारत ने किस तरह से झंडे गाड़ दिए नीचे गिरने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है दिल्ली के राशन पर काफ़ी ज़्यादा मारामारी चल रही है। और चौथी खबर है कि हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किस तरह से लानत मनामत की है भारतीय जनता पार्टी की। खबर शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस खबर ने प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर शिकन ला दी है और भारतीय जनता पार्टी की फिर किरकिरी कर दी है। क्योंकि कल जब ये खबर आउट होगी, मतलब इसका राज खुलेगा, तो ट्रोल आर्मी जो है, सोशल मीडिया पर लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, क्या हुआ तुम्हारा वादा प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या हुआ जुबलेश्वर, क्या हुआ दुर्दिन देव, आपके जो वादे थे देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ हुआ क्या? यहाँ देश पिछड़ता चला गया, पिछड़ता चला गया। आम आदमी की इनकम बांग्लादेश से भी नीचे चली गई। जो देश बहुत नीचे कहे जाते थे, आज हमारा देश उनसे भी नीचे गिर गया। आप सोच रहे होंगे कि इस दावे की कोई वजह, दावे की वजह है एक रिपोर्ट जो एनडीटीवी में छपी है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में भारत पिछड़ गया है। पिछले साल उसकी जो रैंकिंग थी 115 थी और अब आ गई है 117 पर। नेपाल और भूटान से भी पीछे हो गया। नेपाल और भूटान की इकोनॉमी आप जानते हैं। नेपाल का तो रुपया जो था 5 रुपया और हमारा 1 रुपया बराबर कहा जाता था। भूटान एक छोटा सा देश है, वहाँ से भी मतलब 2 पायदान, मतलब 2 रैंक नीचे हो गया है। अब दोस्तों आप सोचेंगे, आम लोग सोचेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग होती क्या है। मैं इसको ये बता देता हूँ। सस्टेनेबल रैंकिंग जो होती है, सारे संयुक्त राष्ट्र में जितने भी शामिल सदस्य देश होते हैं उनको एक लक्ष्य दिया जाता है 14 साल का, 15 साल का, और कुछ कार्यक्रम तय किए जाते हैं कि इन एजेंडा पर सरकारों को काम करने हैं, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक तरह से तरक्की हो, समान तरक्की आए। संयुक्त राष्ट्र का मतलब यही है। तो 2015 में जब ये मीटिंग हुई थी मोदी जी के बनने के बाद, तो 2030 तक का एक एजेंडा अपनाया गया था, जिसमें 17 सूत्रीय कार्यक्रम रखे गए थे, जिससे कि पृथ्वी पर शांति रहे, समृद्धि रहे। तो एक साझा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि सारे विकसित देशों को ये काम करने और ये काम पर जो है अपना एक ध्यान लगा करके देश के, अपने अपने देश के लोगों के हित में काम करने हैं। और इसका जो था मतलब हर साल रैंकिंग भी होनी थी। अब नई दिल्ली में जैसे कि मैंने बताया कि 2 रैंकिंग पीछे हो गया। 2015 में 193 सदस्य देश थे, जिनके बीच ये सारा 17 जो विकास लक्ष्य थे इनको निर्धारित करने की बात कही गई थी। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 में स्थिति से खुलासा होता है कि भारत रैंक पिछले साल 115 थी, अब 117 हो गई। भारत की रैंकिंग मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर भुखमरी का खात्मा करने, लैंगिक समानता प्राप्त करने, लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण करने, सतत समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने जैसी प्रमुख चुनौतियों के कारण 2 स्थान गिरी है। अब सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने आपको गिनाई भुखमरी का खात्मा करने के लिए, भुखमरी का खात्मा की बात मैं आऊँगा, क्योंकि भुखमरी का खात्मा अभी नहीं कर पाए। कोरोना के कारण बहुत से देश के हिस्सों में भुखमरी के हालात पैदा हो गए। साउथ में तो हालात और भी ज़्यादा बुरे हैं, जिनके बारे में कोई रिपोर्टिंग या कोई भी समाचार एजेंसी नहीं दिखा रही। भारत की रैंकिंग खाद्य सुरक्षा को लेकर की थी, वो भी डाउन हो गई। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए, मतलब फीमेल और मेल में समानता का अनुपात हो, महिला भ्रूण की हत्या ना हो, उसमें भी हम नीचे रैंकिंग में चले गए। और बुनियादी ढांचे, जो एक सामाजिक बुनियादी ढांचा है, उसको निर्माण करने में भी सरकार असफल रही। तो सतत समावेशी औद्योगिकरण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, सब लोगों को रोज़गार और सब लोगों को हाथ, मतलब जो कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सबके हाथ सबका काम, इस तरह का एक नारा उन्होंने दिया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। भारत का स्थान 4 एशियाई देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे आ गया है। देखिए कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा मान बढ़ाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के होते हुए। और संघ की विचारधारा ने, जो संघ कहता है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, और यही वो संघ के लोग थे, यही वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो दावा करते थे कि हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, सबसे बड़े देशभक्त हैं और हम देश को नए उन्नति पर ले जाएंगे, विश्व गुरु बना देंगे भारत को। लेकिन विश्व गुरु बनना तो दूर, यहाँ तो मतलब जो हैं वो भी मतलब बचना जो है मुहाल हो गया है कि कैसे बचाएं। राज्यवार अगर तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड और बिहार 2030 तक एसडीजी को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार है, सबसे पिछड़े राज्य हैं हिंदुस्तान के।
जबकि झारखंड 17 एसडीजी में 5 पीछे हैं, बिहार 7 पीछे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ एसडीजी हासिल करने की राह पर सबसे अच्छे स्कोरर करने वाले राज्य हैं। कौन से? केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ केंद्र शासित है। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के द्वारा सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा मनमर्जी के साथ, मतलब सबकी सहमति के साथ अपनाया गया था, जैसे कि पृथ्वी पर शांति बहाली, और ये सब मैंने मुद्दे आपको बता दिए। अब दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हालांकि अभी वैक्सीन की बात नहीं करता, लेकिन जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बुनियादी ढांचा बनाया था, एक सतत विकास की प्रक्रिया को अपनाया था, अपनाया जाना चाहिए था, उसको सरकार क्यों नहीं अपना पाई? जबकि लाखों हजार करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल से सरकार कमा चुकी है टैक्स के रूप में, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? खैर, सरकार से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जवाब मिलेगा नहीं। अगर इसकी कोई पीआईएल न्यायालय में भी डाली तो हो सकता है पीआईएल डालने वाले पर भी जुर्माना हो जाए। चलिए, ये तो हुआ वो विकास का पथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने मतलब हासिल किया है देश को नीचे पहुंचा करके। अब यहाँ एक दूसरा साहब मुद्दा है कि आपने सुना होगा कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी कभी रोते हैं ऑक्सीजन का रोना, कभी रोते हैं राशन का रोना। तो अब इसी के बीच में मतलब सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में नूरा कुश्ती होती रहती है। अब राशन की होम डिलीवरी करना चाहती है आम आदमी पार्टी। तो मैं ये सवाल है मेरा कि क्या राशन की होम डिलीवरी पहले नहीं हुई थी, पिछले साल नहीं हुई थी? क्या पहले राशन नहीं मिलता था दिल्ली की जनता को? तो होम डिलीवरी करने का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि साहब जो केजरीवाल सरकार है वो मतलब केंद्र से राशन लेगी और वो उसको पीस करके और टैक्स लगा करके दिल्ली की जनता को देगी। तो इस तरह की ये मतलब संबित पात्रा का कथन है, और संबित पात्रा पूरी तैयारी के साथ आते हैं और बोलते हैं कि ABCDEF का फार्मूला देते हैं। तो बताते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, कीप गिविंग एड्स, ब्लेम मोदी फॉर एवरीथिंग, टेक क्रेडिट फॉर एवरीथिंग अदर्स डू ड्रामा डेली, ओनली एक्सक्यूज टोटल फेलियर। मतलब जो आरोप पात्रा अरविंद केजरीवाल पर लगाते हैं वही फार्मूला उन पर भी लागू होता है, क्योंकि ये दोनों ही सरकारें इतनी ज़्यादा सीरियस मुझे लगती नहीं है। ऑक्सीजन के बारे में जिस तरह से बयान बदले बार बार केजरीवाल ने, तो उससे समझ में आ जाता है कि कितने गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री थे, और समझ में आ जाता है केंद्र सरकार का भी, जिस तरह से उसने नाटकबाजी की ऑक्सीजन के मामले में, जिस तरह से डिले किया गया ऑक्सीजन को सप्लाई करने में। आम हिंदुस्तानी मरा है, वो दिल्ली वासी नहीं मरा या कोई किसी और देश से नहीं आ गया था, वो हिंदुस्तानी था सबसे पहले, बाद में दिल्ली वासी है, बाद में कुछ और था। तो इन दोनों की जो एक नूरा कुश्ती है वो चलती रहती है। इस नूरा कुश्ती पर कांग्रेस भी अपने तरीके से वार करती है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो सवाल उठाते हैं इन दोनों की नूरा कुश्ती पर कि ये बस आपस में इसी को लेकर के लड़ रहे हैं कि साहब राशन नहीं मिला, भूखे मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन के बिना मर गए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों सवाल नहीं उठाए जाते कि कोरोना के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना है, इसकी बात क्यों नहीं होती है? राशन की बात तो हो रही है। तीसरी एक रिपोर्ट है दोस्तों कि BSNL के ऊपर ये रिपोर्ट है, मैंने तैयार की थी, कल मैं आपके बीच डाल नहीं पाया। हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डांट लगाई है BSNL के स्टेटस को लेकर के। तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। एक ऐसी खबर जो खबर सुन करके आप चौंक जाएंगे। आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बस यही कहना चाहूंगा कि अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे तो आप गूगल पर जाकर के चैनल को खोजें और नए मेरे वीडियो ब्लॉग्स देखना ना भूलें। दोस्तों, जहां राष्ट्रभक्ति के नाम पर देशभक्ति और स्वदेशी का नारा लगाया गया था, मेक इन इंडिया के सुहाने नारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगाए गए थे, लेकिन विडंबना देखिए कि जियो के अलावा और चाइनीज पुर्जों के अलावा कुछ भी विकास देश का ना हो पाया। लेकिन एक ऐसी कंपनियां थीं, नवरत्न कंपनियां थीं, जिनके बारे में आपको पता होगा, एक एक करके उनको सेल में डाल दिया गया है। जैसे भारत देश अब एक देश ना होकर के मॉल बन गया हो कंपनियों का, कोई भी आइए, कोई भी खरीद के ले जाइए। लेकिन दोस्तों, जहां पूरा विश्व एक तरफ 5G में स्विच कर रहा है, 5G की तरफ जा रहा है, और हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश की उस कंपनी का दुर्भाग्य देखिए जिसके फ़ोन हमने सबसे पहले इस्तेमाल करने शुरू किए, जिसकी सिम के लिए जब मोबाइल आया था हम लोगों ने थानों से लेकर के, तहसीलों से लेकर के हर जगह लाइन लगाई थी उसकी सिम पाने के लिए। वो BSNL जिसकी सिम जो थी
पहले नेट लेकर के आई और जिससे हम दावा करते थे घर घर पहुंच जाने का, वीडियो कॉल तक का जो सपना था वो BSNL ने दिखाया था। वो अलग बात है, ये सपना 2014 तक तो सब लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, हिंदुस्तान मेड इन इंडिया की जगह मेड इन अंबानी और अदानी बन गया। हालांकि ये परिभाषा कुछ अजीब लगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थकों को अजीब लगनी भी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अदानी अंबानी को इससे जोड़ने से क्या मतलब। लेकिन जब हिंदुस्तान के एयरपोर्टों का नाम अदानी के नाम पर हो सकता है, अंबानी के नाम पर स्टेशनों का नाम हो सकता है, तो फिर क्यों ना कहा जाए इंडिया इज अंबानी एंड अंबानी इज इंडिया, या अदानी इज इंडिया, इंडिया इज अदानी। तो ये नारा मुझे कहीं तक सटीक लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में दोस्तों? लेकिन मैं बात कर रहा था दोस्तों कि एक तरफ जहां पूरा वर्ल्ड 5G की तरफ जा रहा है, हमारी एक कंपनी BSNL, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, जो है वो अभी भी प्रोक्योर कर रही है आउटडेटेड 4G इक्विपमेंट्स। जी हां, जबकि 5G के इक्विपमेंट्स लेने चाहिए BSNL को, लेकिन वो 4G के इक्विपमेंट पर जा रही है। मतलब 3G बात छोड़िए, आज का ज़माना 4G है। मुकेश अंबानी जो हैं देने का वादा करते हैं अपने यहाँ 4G देते भी हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। उन्होंने बताया कि ये धन की बर्बादी है और धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, खरीदना चाहिए तो कम से कम 5G खरीदना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की टिप्पणी से सरकार की वो पोल खुल गई है जिसमें सरकार दावा करती थी कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी BSNL को देंगे। हाई कोर्ट ने जब ये सारी चीज़ें और ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आया, तो जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस CB बैरोवालिया ने इस पूरी मतलब प्रक्रिया को, PIL को सुना और उन्होंने कहा ये वेस्टेज ऑफ मनी है। जब पूरा देश जो है 5G की तरफ पूरा वर्ल्ड जा रहा है तो 4G के इक्विपमेंट्स खरीदना कहाँ की समझदारी है। उन्होंने टिप्पणी की, वी आर सरप्राइज टू नोट दैट द एंटायर वर्ल्ड इज प्रोसीडिंग ऑन हैज रेदर स्विच्ड ओवर टू 5G टेक्नोलॉजी, why the BSNL is still trying to procedure outdated equipment of 4G, why public money is sought to be wasted in a manner of concern both for the public as well as for this court। ये पब्लिक के पैसे की बर्बादी है और कोर्ट के समय की बर्बादी है, क्यों खर्च किया जा रहा है। और साथ में कोर्ट ने कहा, नो गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर दैट मैटर हैज़ ए राइट टू से दैट इट वुड इंडल्ज इन वास्टफुल एक्सपेंडिचर एंड एनी अटेम्प्ट टू fritter away the state resources can definitely be checked by this court, as it is not powerless to prevent such waste and squandering of public funds as and when questioned। सीधे सीधे सवाल उठाए हिमाचल सरकार की नीयत पर कि अच्छे उपकरण क्यों नहीं खरीदे जा रहे, ये उपकरण क्यों खरीदे जा रहे हैं और पब्लिक का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। तो एक तरह से कोर्ट जब जब ये टिप्पणी कर देती है तब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार इसको अपनी नाक का सवाल बना लेती है और नाक का सवाल बनाने के बाद अपने आप को सही साबित करने के लिए फिर इसी अपील को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने जियो ने जो है 600 टावर जो है एक साल में मतलब प्रोक्योर किए हैं BSNL के, ठीक है ना, उन पर उससे उसका काम चल रहा है। लेकिन BSNL यहाँ पर बाबाजी का घंटा। तो अब समझ लीजिए दोस्तों कि जैसा कि मैं बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये PIL जाएगी और उसके बाद सरकार हर तरह से अपने उस फैसले को जिसमें कहा है कि 4G के इक्विपमेंट्स खरीदो, फलानी कंपनी से खरीदो, तो फिर एक बार घोटाला सामने आएगा। घोटालों की दुनिया है, घोटाले हो रहे हैं और घोटाले होते हुए हम देख रहे हैं भारत के न्यू इंडिया में। तो देखते रहिए, बर्दाश्त कीजिए इन घोटालों को, क्योंकि अब घोटाले देखना नियति बन गई है। अगर आपने घोटालों का इल्ज़ाम लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तिरंगा झंडा लेकर के आएंगे, भारत माता की जय का नारा लगाएंगे और आप पर लात घूंसे बरसाएंगे, या फिर आपको बोलने पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। हालांकि ये खबर तो हमने पढ़ के सुनाई है, खबर के पीछे आरोप भी नहीं है, खबर है और टिप्पणी है हाई कोर्ट की, हिमाचल की, जो सरकार के इरादों को एक तरह से पूरी तरह से नंगा कर रही है। तो दोस्तों अब फैसला आपको करना होगा कि BSNL को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है, जियो को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार की नीति और पॉलिसी में क्या अंतर है, सरकार क्यों चाहती है कि BSNL डूब जाए, क्यों सरकार दबाव बना रही है हिमाचल की कि BSNL 4G के आउटडेटेड उपकरणों को खरीदे, जबकि उन्हीं पैसों से 5G के उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं। तब फिर क्या मजबूरी है या क्या मतलब दोस्ती है उन कंपनियों से 4G वाली, जिनके मतलब जो आउटडेटेड उपकरण है खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो
तो दोस्तों, जहां नवरत्न कंपनियां, BSNL जैसी कंपनियां महान बन जानी चाहिए थीं, आज वो देश के बाजार में रखी हुई हैं बेच दिए जाने के लिए। तो दोस्तों, अब इससे खुद अंदाज़ा लगाइए कि मेक इन इंडिया हो रहा है या अदानी, अंबानी। भाई देश बदलने वाला है, कुछ इस तरह से बदलने वाला है देश कि आप सोच नहीं सकते। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में दोस्तों लेकर के वो खबर, जो खबर वाकई आपको झंझना दे, दिमाग का मावैन कर दे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए तो क्या जाता है। और एंटरटेनमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी, यकीन जानिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, कोई भी हो, वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त मसाला है और ये ऐसा एंटरटेनमेंट करते हैं, मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम पुराने ज़माने की फिल्मों में जैसे एडवर्टाइजमेंट आते थे, विनोद खन्ना, मनोज कुमार, मतलब एक सेंसेशन होता था ना, कुछ इसी तरह के आजकल पॉलिटिक्स हो गई है, कुछ इसी तरह की खबरें हो गई हैं। और खबरें कुछ इस तरह से हो गई हैं, अब मैं बताता हूं। किताब आदित्यनाथ साहब की और रामदेव बाबा की किताबें अब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएंगी। जी हां, वो बाबा रामदेव जो डॉक्टरों को चैलेंज दे रहे थे, जिनके खिलाफ डॉक्टरों ने एक दिन बंद का आयोजन किया था, वो बाबा रामदेव, और वो योगी आदित्यनाथ जो कब्रों से निकाल करके मतलब रेप की बात करते थे। अब ऐसे महानुभावों की पुस्तकें जो हैं पढ़ाई जाएंगी भैया यूनिवर्सिटी में, तब देश का फिर भगवान ही मालिक होगा। बाबा रामदेव की जय, बाबा आदित्यनाथ की जय, सबकी जय। अब जो बच गया हो ऐसा नमूना, उसकी भी जय। वैसे इरादा तो नेक होगा, क्योंकि अब इनको फिलोसफर की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, बाबा रामदेव को और योगी आदित्यनाथ को। अब इनके बारे में जैसे भी कोई नई खबर मिलेगी तो फिर बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है कि इनकी जो सिलेबस की बुकें हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में पढ़ाई जाएंगी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उन पर साइन कर दिए हैं ऑर्डर पर। तो आप पढ़िए बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी। आज बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं और अगर आपको लगता है कि ये खबरें वाकई में चर्चा के लायक हैं तो इन पर आप अपने कमेंट देना ना भूलें। और याद रखें, ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा जो एक ब्लॉग साइट है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।